नितिन जैसे ही उन इमारतों के बीच में पहुंचा तो उसको महसूस हुआ कि वहां पर डेमोनिक ऑरा फैला हुआ था और वह किसी भी राक्षस की साधना के लिए अच्छा था। नितिन के मन में एक ही ख्याल आया, तो इसी के साथ में ये सब इतने ज्यादा ताकतवर थे। अभी तो ये जब मास्टर शेख नहीं थे इस दुनिया के अंदर, तो इन्होंने हर एक जाति के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया हुआ था। लक्ष्य एक पल के लिए नितिन की ओर मुड़ा और उससे कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही अच्छी समझ रखते हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये फॉर्मेशन सही है कि गलत? क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ बता दिया तो हम इसके अंदर की खामियों को दूर कर पाएंगे। लक्ष्य को उस सवाल को सुनते ही नितिन उसका जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक से वह रुक गया। उसने कुछ सोचा। तो ये है इसकी चाल। वो तो बढ़िया है, मैंने इसका जवाब नहीं दिया, वरना नितिन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फंस जाता। वैसे भी तू बहुत ही पहले फंसा हुआ था, लेकिन और भी गहरे संकट के अंदर तू आ जाता, क्योंकि मैं तो यहाँ पर गोल्डन लीफ किंग का रूप बदल कर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है कि उसकी फॉर्मेशन के अंदर समझ कैसी है, तो फिर मैं इन्हें क्या जवाब देता। अगर इन सभी को पता होता कि गोल्डन लीफ किंग की फॉर्मेशन के अंदर कोई समझ नहीं है और नितिन उसको सही कर देता, तो फिर नितिन एक और मुसीबत के अंदर फंस जाता। और नितिन कुछ बोले नहीं तो भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो नितिन ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी औकात है जो तुम मेरे से ऐसे सवाल पूछो? क्या तुम अपने राजा से इस तरह से सवाल पूछते हो? इतनी ज्यादा सोच विचार के बाद में नितिन के दिमाग में एक ही आइडिया आया कि वह इसका जवाब दे ही ना तो अच्छा होगा। और जो उसकी इतनी ऊंची इमेज थी, उसके साथ में उसके अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं थी जिससे वह एक सैनिक को उसका जवाब दे। मैं नितिन के गुस्से को देखते हुए लक्ष्य का चेहरे का रंग बुरी तरह से उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसने किस तरह का तुच्छ सवाल पूछा है। ये तो एक तरह से अपमान वाली बात हो गई, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह एक राजा से इस तरह के सवाल पूछ सके। क्योंकि एक राजा होता है अपने मन की करने के लिए, वह किसी के सवालों का जवाब क्यों ही देगा? और वह तो केवल एक सैनिक के रूप में था, तो उसको जवाब देना राजा के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम बर्बाद करने का समय नहीं है, और अगली बार से तुमने ऐसा कुछ पूछने की हिम्मत की तो मैंने तुम्हें पहले भी एक बार माफ कर दिया था, और ये दूसरी बार है। इसके बाद में मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। समझ गए? तो अपनी औकात को ध्यान में रखकर मेरे से बात करना। नितिन ने उससे आगे कहा, तो ठीक है, अब मुझे बताओ वह सभी मास्टर टीचर्स कहाँ पर है, और वहां पर जाने का रास्ता बता दो, और मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ, जब तक मैं उनसे वहां पर सवाल जवाब कर रहा हूँ, कोई भी मेरे 30 मीटर के दायरे के अंदर नहीं दिखना चाहिए। और अगर मुझे पता चला कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है तो उसको वहीं पर ही मार दिया जाएगा। जी 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 महाराज जी, अभी मैं करता हूँ। दूसरी ओर लक्ष्य ने एक राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसके महाराज अब गुस्सा नहीं थे, और उसने पूरी तरह से मामले को दबा दिया था। इसीलिए बिना कुछ बोले हुए वह वहां से निकल गया व्यवस्था को देखने के लिए, और थोड़ी देर बाद में वापस लौट आया। वहां पर आकर लक्ष्य ने नितिन से कहा, महामहिम, मैंने आपके सभी कार्य कर दिए हैं। मैंने उन सभी को एक हॉल के अंदर बंद के रखा हुआ है, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। लेकिन लक्ष्य ने वहां से जाने से पहले नितिन से कहा, महाराज, लेकिन वहां पर जाने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वह सभी बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं। वह आपको मारने की कोशिश जरूर करेंगे, और हम सभी ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। लक्ष्य की वह सभी बातें सुनने के बाद में गोल्डन लीफ किंग ने कहा, जो नितिन था, उसने कहा, हा 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 हा, तुम इतनी सी बात की चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना मेरी ताकत कितनी है। ऐसे बोलते हुए नितिन ने अपनी ताकत को वहां पर फैला दिया। उसके बाद में लक्ष्य का मुंह भी पूरी तरह से बंद हो गया। उसने महसूस किया कि वह सभी मास्टर टीचर्स गोल्डन लीफ किंग के सामने कुछ भी नहीं। नितिन ने ठंडेपन से कहा, चलो ठीक है, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मैं अंदर जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ, अगर तुम में से कोई भी वहां पर दिखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ठंडे से ठिठुरते हुए लक्ष्य ने नितिन की बात सुनते हुए वो वहां से चला गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में जब उसने देखा कि नितिन उस हॉल के अंदर चला गया, तो लक्ष्य ने अपने आसपास के सैनिकों से कहा, सैनिकों इधर आओ, तुम जाकर जल्दी से उस सील के पास में देखो और उनसे ये पूछो कि वहां से कोई अभी आया था क्या।
क्योंकि मुझे अभी भी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा शक है और मुझे अभी भी इसका शक दूर करना है। लक्ष्य इसके अंदर कोई भी इतनी परेशानी मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह भी जानता था कि ये बहुत ही बड़ा मामला था, क्योंकि इस बार वह बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती और वह यहाँ से बच गया तो फिर वहां पर जाकर उसका महाराज उसको बहुत ही बुरी मौत देगा। इसीलिए उसने अपने सैनिकों को कह दिया कि तुम जाकर जल्दी से पता करो कि ये सही में एक राक्षस है या फिर कहीं और से आया हुआ एक अजनबी जो हमारा फायदा उठा रहा है। ठीक है लीडर, हम अभी जाते हैं और चेक करके आते हैं। वहां से सभी जो सैनिक वहां से चले गए और वहीं दूसरी ओर हॉल के अंदर हेड विशिष्ट और अन्य लोग बेड़ियों से कसकर बंधे हुए थे और जमीन के ऊपर पड़े थे। उनकी कल्टीवेशन को अभी सील कर दिया गया था, वह अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते थे। उनमें से एक हेड ने कहा, वास्तव में मुझे दुख है कि मैंने एक भी राक्षस को मारने में असफल रहा। सही में अगर मैं वहां पर एक राक्षस को भी मार देता तो मेरा दिल खुश हो जाता। हाँ तुमने सही कहा, मैं भी एक राक्षस को मारने में भी कामयाब नहीं हो पाया। एक गहरी आह भरते हुए सभी के सभी निराश थे। तुमने देखा नहीं, वह सभी मूर्ख राक्षस, उनको लगता है कि वह हमें यहाँ पर बंदी बनाकर हमसे पूछताछ कर लेंगे। आखिर वो ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? क्या उनको पता नहीं राक्षस और मास्टर टीचर्स के अंदर कभी भी बनती नहीं। अगर मास्टर टीचर से कोई पूछताछ भी करे तो भी वह अपनी जान दे देंगे, लेकिन वह अपनी खुफिया जानकारी उनको कभी नहीं बताएंगे। हाँ तुमने सही कहा, वह मूर्ख है। मेरे को चाहे से वो मार भी दे लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। उन सभी की आंखों के अंदर कोई भी डर नहीं था। उनको तो अगर अभी मार भी दिया जाए तो वह उस मौत को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वह कभी भी मानव जाति के प्रति कोई भी राज नहीं उजागर करेंगे। इस तरह की बातें करते हुए अचानक से एक बुजुर्ग लड़ाकू मास्टर टीचर ने हेड विशिष्ट की तरफ पलटते हुए उससे पूछा, हेड विशिष्ट आप यहाँ पर क्यों आए? कि आप तो अभी बहुत ही ज्यादा यंग है और आप अभी संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर है और आप कभी भी संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर से आप मास्टर टीचर अकेडमी के एल्केमी स्कूल के हेड भी तो हैं और 10 प्रमुखों में से एक। तो फिर आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आने की जरूरत क्यों थी? ये प्रश्न सुनने के बाद में सभी हेडों ने भी हेड विशिष्ट की तरफ अपनी आंखें घुमा ली, क्योंकि बहुत दिनों से ये सभी मास्टर टीचर्स उन सभी राक्षसों का पीछा कर रहे थे और उनसे लड़ रहे थे, इसीलिए उनके पास में बातचीत करने का कोई भी मौका नहीं था। लेकिन वह अभी यहाँ पर फालतू में ही बंधे हुए पड़े थे, इसीलिए उनके पास में अभी बात करने का बहुत ज्यादा समय था। इसीलिए उन्हें ये भी पता था कि वो यहाँ पर मरने वाले हैं, इसीलिए उन्हें ये बात की पुष्टि करनी तो जरूरी थी ही कि यहाँ पर हेड विशिष्ट क्यों आए, क्योंकि विशिष्ट अभी भी संत लेवल स्टेज 1 से संत लेवल स्टेज 2 तक जा सकते थे और अपने इतना अच्छा फ्यूचर होने के बाद में भी वो यहाँ पर क्यों आएंगे? क्योंकि हम सब तो यहाँ पर आ सकते थे, क्योंकि हमारी तो एज हो गई थी और हम अपनी साधना को भी आगे बढ़ाने में असमर्थ थे, इसीलिए हम अपना योगदान यहाँ पर देना चाहते थे। हाँ हेड विशिष्ट, तुम हमें बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए? विशिष्ट बताओ तो सही, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? आखिरकार तुम्हारे अंदर ऐसा क्या चुल मची थी कि तुम यहाँ पर अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आ गए? सभी की बात सुनने के बाद में विशिष्ट ने एक लंबी आह भरी और उनसे कहा, मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो एक बहुत ही बड़ी लंबी कहानी है। केवल मैं आप लोगों से केवल यही कह सकता हूँ कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती की थी जिसके कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ा। हाँ वैसे विशिष्ट ने एक बहुत बड़ी गलती तो की थी, उसने नितिन को जो उकसाया था उसी का फल उसको मिला था, इसी की वजह से तो उसको यहाँ पर आना पड़ा। विशिष्ट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें किसी ने फंसाया था क्या? तुम हमें बता सकते हो? उस तरह के सवाल को सुनने के बाद में विशिष्ट ने उनसे कहा, मैंने किसी को नाराज कर दिया था जिसे मुझे नाराज नहीं करना चाहिए था। हेड विशिष्ट ने कहा, हेड विशिष्ट जब से यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आने के बाद में उनके ऊपर एक के बाद एक खतरे आए थे और उनका सामना उन्होंने डट कर करा था, लेकिन उनको यहाँ पर आने का कोई भी पछतावा नहीं था, क्योंकि जब वह एल्केमी स्कूल के प्रमुख थे तब भी वह मानव जाति की रक्षा करते थे और वह यहाँ पर आकर भी मानव जाति की रक्षा करने के अंदर अपना योगदान दे रहे थे। तुमने ऐसे किस व्यक्ति को परेशान किया और उसको तंग किया जिसकी वजह से तुमको यहाँ पर आना पड़ा और तुमको यहाँ पर भेज दिया गया? उन सभी बात सुनने के बाद में विशिष्ट ने आह भरते हुए उनका जवाब दिया, मैंने एक विद्यार्थी को तंग किया था, उसी के कारण मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। क्या कहा तुमने? केवल एक विद्यार्थी
विद्यार्थी को उसकी बातें सुनने के बाद में सभी के सभी दंग रह गए। हाँ, मैंने एक विद्यार्थी को तंग किया था, उसी वजह से मेरे को यहाँ पर भेज दिया गया। लेकिन आप ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो 10 ग्रेट मास्टर टीचर्स में से एक थे। होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के न्यू प्रिंसिपल बनने के लिए आपको कभी भी चुना जा सकता था। आपने किस तरह के एक स्टूडेंट को परेशान किया? क्या उसके पास में कोई ज्यादा शक्तियां थी? क्या वो संत कबीरे से था? नहीं नहीं, वह केवल होंगे मास्टर टीचर अकेडमी का नॉर्मल स्टूडेंट था। हेड विशिष्ट ने उत्तर दिया। क्या कहा? केवल एक साधारण स्टूडेंट, वो भी होंगे मास्टर टीचर अकेडमी का? अरे तो फिर तुम्हें यहाँ पर क्यों भेज दिया गया? मुझे पता था कि आप लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं कई समय से यही सोच रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सभी के भाव को देखते हुए हेड विशिष्ट ने एक कड़वी मुस्कान के साथ में उन सभी को उत्तर दिया। चलो ठीक है, मैं आपको धीरे से समझाता हूँ। मैं आपको उसके सभी कामों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। फिर हेड विशिष्ट ने सिर हिलाते हुए उन सभी कार्यों को बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से नितिन होंगन मास्टर टीचर अकेडमी में आने के बाद में तहलका मचाया था। और जैसे ही विशिष्ट ने अपनी पूरी स्टोरी खत्म करी, अचानक से सबके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? क्या उसने कबीर को लाइफ एंड डेथ मैच के अंदर चैलेंज दिया था और वह जीत गया था? और क्या कहा तुमने? केवल एलकेमी स्कूल के अंदर आके उसने लेक्चर देते हुए सभी स्टूडेंट को अपनी ओर कर लिया और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को भी केवल हाथ लगाते ही अपने काबू में कर लिया? क्या तुम सच कह रहे हो? नहीं, मुझे तो तुम्हारी बातों पे भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन तुम इस तरह के विद्यार्थी को किस तरह से परेशान कर सकते हो? तुम्हें तो उसकी केवल साइड लेनी चाहिए थी, क्योंकि वह तो होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के लिए एक फरिश्ता था। और तुमने उसको परेशान क्यों किया? उन सभी के सवालों को सुनने के बाद में हेड विशिष्ट ने सिर हिलाते हुए उन सभी को कहा, बात कुछ ऐसी थी, क्योंकि वह बहुत ही अलग कार्य किया करता था और उसने इतनी ज्यादा क्षमताओं के साथ में हर एक कार्य को किया। तो फिर आप ही बताइए कि अगर मुझको उसके ऊपर शक नहीं होगा तो क्या ही होगा? तो मैंने उसी के साथ में उसको एल्डर हॉल के अंदर खींच लिया और मैंने सभी को बोला कि वह एक दूसरी जनजाति का राक्षस है। लेकिन मुझे तो ना पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन वहां पर उसका मास्टर आ गया और उसके कारण मेरे को यहाँ पर भेज दिया गया। क्या कहा तुमने? केवल तुमने उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया जिसके कारण तुमको यहाँ पर भेज दिया गया, लेकिन तुमने तो केवल उसके ऊपर शक ही किया था। लेकिन तुम भी तो एक एल्केमी स्कूल के सम्मानित व्यक्ति हो, तो फिर तुम इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे भेज दिया गया इतनी मामूली सी बात के अंदर? विशिष्ट की बातों को सुनने के बाद में सभी के सभी गुस्सा हो गए, क्योंकि इस तरह के सम्मानित व्यक्ति को इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आने के लिए मजबूर कर दिया गया था। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये देखते हुए कि दूसरे उसकी बातों का गलत मतलब निकाल रहे थे, इसीलिए उसने उन सभी को वहीं पर रोक दिया और उनको समझाने लगा। लेकिन जैसे ही वह उन सभी को समझाने वाला था, अचानक से हॉल का दरवाजा खुलने लगा और जैसे ही वह दरवाजा खुला, उसके बीच में से दो बड़ी बड़ी आंखें और एक बड़ा सा सर अंदर की ओर आने लगा और वह गौर से उन सभी मास्टर टीचर्स को देखने लगा। हे, मुझे यहाँ पर किसी ने बुलाया था क्या? क्या आप सभी मुझे ही याद कर रहे थे? मुस्कुराते हुए वह राक्षस अंदर आ गया।